नमस्कार, मुकाबला देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। एक डॉन के नाम पर फोन आया और दूसरे डॉन की कब्र को मजार की शक्ल देने की कोशिश शुरू की गई। क्या 1993 ब्लास्ट में 257 निर्दोष लोगों के हत्यारे की मुंबई में अब भी चलती है? क्या पाकिस्तान में बैठे अंडरवर्ल्ड डॉन टाइगर मेमन इतना ताकतवर है कि मुंबई में अपने भाई की कब्र को सजाने का ऑर्डर पास करा दे और उस पर अमल हो जाए? डॉन के नाम पर फोन की इतनी दहशत की एक आतंकी की कब्र को एलईडी लाइटों से सजाया जाए, सच क्या है? आज हम इसकी पड़ताल करेंगे, लेकिन आपको पहले पूरी खबर बताते हैं। दरअसल आतंकी याकूब मेमन को 2015 में नागपुर जेल में फांसी दे दी गई, लेकिन उसका शव मुंबई में दफनाया गया। मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में याकूब मेमन की कब्र है। इस साल शबे बारात के मौके पर याकूब की कब्र को मजार की तरह सजाया गया। याकूब की कब्र को मार्बल और टाइल्स से सजाया गया। कब्र के ऊपर एलईडी लाइट लगाई गई। कब्र के आसपास तेज रोशनी की गई। बाद में मामले ने तूल पकड़ा तो याकूब की कब्र से एलईडी लाइट हटा दी गई। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। इस पूरे मामले में एक चिट्ठी से लिंक जुड़ा है। दरअसल बड़ा कब्रिस्तान के पूर्व ट्रस्टी को टाइगर मेमन के नाम पर धमकी भरा फोन आया था, जिसमें धमकी देने वाले ने कहा कि याकूब मेमन मरा है, लेकिन टाइगर मेमन अभी जिंदा है, इसलिए याकूब की कब्र को ठीक से सजाओ, नहीं तो टाइगर भाई को बोलकर खत्म करा दूंगा। आपको सबसे पहले सुनाते हैं पूर्व ट्रस्टी जलील मतीन नवरंगी का वो बयान। एटीएस के अंदर एक कंप्लेंट लॉन्च की थी, जिसके अंदर मैंने चीज़ों को लिखा था कि ऐसा ऐसा मुझको आते हैं, चीज़ के लिए अप्रोच करते हैं। एटीएस में बहुत सारे, मेरे पास भी इसकी ओरिजिनल कॉपी भी है, मैं आपको ओरिजिनल भी है, जेरोक्स है जिस पे स्टैम्प्स है। और दूसरा ये, उसके बाद में मैंने मुमरा पुलिस स्टेशन के अंदर एक एनसी भी लॉन्च की। क्या एक रऊफ मेमन करके जो आदमी है मुझको यहाँ पर आता है और ट्रीटेंड करता है, वो एनसी कॉपी भी है मेरे पास में, लगे तो आपके एनसी कॉपी भी जो है वो उसके अंदर प्रोवाइड कर देता हूँ। जजील जी, ये बात है कि क्या कोई ऐसी बात कही गई थी कि पहचानते नहीं हो टाइगर मेमन कौन है, कुछ भी कर सकते हैं, बहुत लंबी पहुंच है, इस तरह की भी कोई बात कही गई थी जैसा कि लेटर में बताया जा रहा है? हाँ, वो इस तरीके से बात कर दी गई ना कि देगा तो फायदे में रहेगा, भाई का तेरे पे हाथ रहेगा, नहीं देगा तो तू तकलीफ में आएगा। मेरे को तो आपको इंटरव्यू देते हैं ऐसी बात आपने बोले, मेरे को तो डर इस बात का भी है, क्या हो सकता है कि अभी मैंने इतना बोला हूँ तो मेरे आगे कुछ भी हो सकता है। आपको वो क्या बताता था कि वो क्या लगता है याकूब मेमन का? मेरे को जब उसने बताया तो मेरे को यही बताया कि मैं टाइगर मेमन का कजिन भाई हूँ, मुझको ये बताया। उनको क्या बताया वो आई डोंट नो। वर्ल्ड की भी एंट्री हो गई है। वहीं शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने इस पूरे मामले के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सुनिए कैसे आदित्य ठाकरे ने कहा कि ओसामा की तरह याकूब मेमन का शव भी समंदर में दफना देना चाहिए था। नक्कीच कारवाई व्हावी, पण त्याच्यावर पण कारवाई व्हावी की ज्यांनी एवढ्या मान सन्मानाने त्यांना दफन कोणी करून दिलं। हा अतिरेकी होता ना, महिला अतिरेकीसारखं जसं ओसामा बिन लादेनला त्यांनी समुद्रात दफन केलं, तसं ह्या माणसाचं देखील का नाही केलं, ह्या अतिरेक्याचं का नाही केलं? मला वाटतं तेव्हा 2015 मध्ये आम्ही जरी सरकारमध्ये होतो तरी आमचं म्हणणं किती ऐकून घ्यायचे आणि मग आम्ही त्यावेळी त्यांच्याबरोबर बसून काँग्रेसला खुश करत होतो का? देखिए, याकूब मेमन की कब्र सजाने के मामले में महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि जिसने गलत किया उस पर कार्रवाई होगी। जांच के आदेश दिए हुए हैं और कार्रवाई हो रही है। आपने देखिए, कार्रवाई शुरू है। जो ट्रस्ट के लोग जो भी क्या पूछताछ होगी सर? जांच के बाद सब हो जाएगा, जांच होने दो, और जो भी गलत हुआ है उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो मुकाबला में बड़ा सवाल यही है कि याकूब की कब्र सजाने के लिए टाइगर के नाम फोन का सच क्या है? डी कंपनी के ऑर्डर पर याकूब की कब्र पर मार्बल और लाइटिंग लगा दी गई। सवाल यह कि बड़ा कब्रिस्तान के पूर्व ट्रस्टी को धमकी का सच क्या है? सवाल यह भी कि क्या 1993 ब्लास्ट के गुनहगार की अब भी मुंबई में चलती है? सवाल यह भी कि खूंखार आतंकी की कब्र को मजार बनाने की कोशिश करने वाले कौन लोग हैं? इन्हीं तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ खुद वो जुड़े हैं जिन्होंने आज अंडरवर्ल्ड का जिक्र करके इस पूरे मामले को एक नया रंग दिया है। हमारे साथ जजील नवरंगे साहब हैं, जो कि पूर्व सदस्य हैं कब्रिस्तान ट्रस्ट, विजय शंकर तिवारी प्रवक्ता वीएचपी, विक्रम सिंह नेता शिवसेना, फहमीदा हसन नेता एनसीपी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का। सबसे पहले मैं नवरंगे साहब आपके पास आ रही हूं और आपसे जानना चाह रही हूं कि क्या आपके पास फोन आया था, क्या कहा गया था, एग्जैक्टली क्या हुआ था जिसके बाद ये पूरा सिनेरियो हुआ, पूरा घटनाक्रम हुआ?
मेरे पास में रोकी जो रऊफ मेमन है वो मुमरा के अप्रोच हुए थे और उन्होंने मुझको कहा कि ये मुझको जो कबर है 17, 18, 19 एच ब्लॉक की वो मुझको जो है वो हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, मैं सुन पा रही हेलो हूं। हाँ, तो मुझको ये चीज़ के लिए अप्रोच किया जाए और मेरे को ब्यूटिफिकेशन करने के लिए मेरे को ये जगह जो है वो दी जाए, जिसके ऊपर हमने उसको डिनाई किया। डिनाई करने काफ़ी दिनों तक के वो मुमरा आते गए और मतलब उधर मुलाकात बार बार परेशान करते गए। तो हमने उनको मना करा कि ये चीज़ें नहीं हो सकती है, ट्रस्ट इस चीज़ को देती नहीं है। तो अब उसके बाद में उन्होंने मुझको बोला कि आप अगर दे देंगे तो अच्छे में रहोगे, नहीं तो फिर भाई से बात करना पड़ेगी। और लो भाई से बात करना है तो भाई से बात कर लो। तो जिस पे मैंने उनको डिनाई करा, मैं क्या कि भाई से बात करूँ, मैं छोटा आदमी में क्या बात करूँ। तो उन्होंने बोले अगर तू भाई का काम कर देगा तो फ़ायदे में रहेगा, तो भाई का हाथ रहेगा, और नहीं काम करेगा तो फिर तेरे साथ में क्या होगा वो तुझको भी पता नहीं है। तो उसी के बुनियाद पर मैंने जो एक एनसी लॉन्च करी मुमरा पुलिस स्टेशन के अंदर, और उसके बाद में मैंने एक लेटर लिखा जो LT मार्ग पुलिस स्टेशन में, ATS ऑफिस में और मुंबई पुलिस कमिश्नर के अंदर में जो इसके बारे में लेटर दिया था। यानी आपने लेटर देने शिकायत के बाद में कोई वहाँ से रिप्लाई नहीं आया शिकायत की, लेकिन ना तो कोई जवाब आया, ना इस पर कोई कार्रवाई हुई। नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की, मुझको कोई कॉल भी नहीं आया, मुझको कभी पुलिस स्टेशन बुलाया नहीं गया इस ताल्लुक से। फिर उसके बाद आपने दोबारा शिकायत करने की कोशिश की, उसके बाद क्या हुआ? फिर किस तरीके से वो कब्र सजाने का पूरा मामला सामने आया नवरंगे जी? उसके बाद में जब मैंने शिकायत की तो उन्होंने देखा तो उन्होंने मुझके ऊपर, मेरे पे और मेरे साथ के ट्रस्टी पे झूठा इल्ज़ाम लगाना चालू किया और मस्जिद में और सब जगह लेटर अप्रोच करने लगा कि इन्होंने मुझसे 3 लाख 5 लाख रुपया लिया है और मुझको रसीद जो है वो दे रहे नहीं है। कौन कर रहा था ये सब? आप जरा क्लियर करेंगे नवरंगे जी, आपको बदनाम करने की कोशिश और आप पर 3 लाख रुपए लेने की कोशिश? रऊफ मेमन जी, जो उसको अपना कजिन भाई जो है वो बताता है, अपना कजिन भाई वो अपने को बताता है। उन्होंने अप्रोच किए तो उन्होंने बहुत सारे लेटर लिखे हैं, जो मेरे पास में लेटर्स की कॉपी भी है। मैं अगर आपको इसमें चाहिए तो मैं ये तो कोई प्रोवाइड करवा देता हूँ। ये इन्होंने इसमें जो है लेटर लिखे हैं और झूठा इल्ज़ाम लगाया हुआ है। इसके अंदर वो ये ब्यूरल मांगते थे 17, 18, 19, 20, जिसके अंदर याकूब मेमन को जो है वो दफनाया गया है। तो हमने देने से डिनाई कर दिया था। जब उन्होंने कंप्लेंट ही यही है, क्या मुझको रिसीट नहीं मिली, पैसा लिए नहीं लिए, वो मैटर इन कोर्ट, ठीक है, कोर्ट उसका जो है रिप्लाई करेगी। लेकिन जब मैंने रसीद ही नहीं दिया तो अभी वो कबर ब्यूटिफिकेशन कैसे हुई? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आपको धमकी आती रही, मिला हुआ है, इसके लिए ब्यूटिफिकेशन हुआ। एक सेकंड नवरंगी जी, आप कह रहे हैं आपको धमकी आती रही, लेकिन इसके बावजूद आपने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कब्र को सजाया जाए। अब आपको ये नहीं पता कि वो कब्र कैसे सजाई गई, वहां पर मार्बल कैसे लगा और LED कैसे लगा, ये कह रहे हैं? हाँ, मुझको पता नहीं, क्योंकि राइट नाउ मैं अभी ट्रस्ट में नहीं है, उसके बारे में मुझको पता नहीं। ट्रस्ट ने इनलीगल तरीके से हम लोग को निकाल दिया वहां से। अच्छा, यानी कि ट्रस्ट ने आपको निकाल दिया और उसके बाद जो हुआ उसके बारे में आपको पता नहीं है। अब चर्चा में जरा बाकी मेहमानों को ले आते हैं। शिवसेना से भी हमारे साथ इस वक्त मेहमान मौजूद हैं, विक्रम सिंह जी। विक्रम जी, अब सवाल ये है कि आपकी सरकार में ये सब कुछ होता रहा, आप सुन रहे हैं नवरंगे साहब कैसे बता रहे हैं कि वो आतंकी जो इस देश में भी नहीं है, पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वो लगातार धमकी देता रहा, उसके गुर्गे धमकी देते रहे, लगातार दबाव बनाते रहे, पीड़ित शिकायत करता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। स्वरूप निकला, महिमा मंडन कर दिया आपने एक आतंकी का। देखिए प्राची जी, ये तो आप बीजेपी से पूछो। देखिए, कांग्रेस की सरकार में भी 2 कसाब को और अफजल गुरु को फांसी दी गई थी। उन्होंने उनकी डेड बॉडी नहीं दी थी उनके घर वालों को। अब बीजेपी की सरकार थी जब याकूब मेमन को फांसी दी गई, इन्होंने बॉडी क्यों दी? और अब कबर बना दी और अब ये सौंदर्यीकरण हो रहा है, तो अभी भी तो सरकार है, ये तुड़वा दे। पुरातत्व विभाग भी अब तो केंद्र सरकार के पास है। आप ये जितने भी आतंकी या जितने भी जिन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर अत्याचार किए, जो औरंगजेब की कबर है या दूसरी है, इनको तोड़वा दे। अगर ये ऐसा सोच रहे हैं तो इनको करना चाहिए काम। लेकिन ये इस तरीके का विवाद
फैलाना, देश के अंदर इस तरीके का माहौल पैदा करना, यही बीजेपी की सियासत है। ये सब सियासत के लिए सब चीज कर रहे हैं। नहीं तो आप देखिए इनके हाथ में सरकार, इनकी तुड़वा दें आप, अगर इनमें हिम्मत है तो तुड़वाते क्यों नहीं है ये? ठीक, दूसरे पे आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। देखिए आप जो आरोप लगा रहे हैं विक्रम सिंह जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं, जाहिर सी बात है इसका जवाब बीजेपी आपको देगी और बीजेपी से इन सवालों का जवाब भी लेना चाहिए। लेकिन मेरा बेसिक सवाल यह है कि आपकी सरकार में ये कैसे पॉसिबल हो गया कि एक आतंकी जो यहाँ है भी नहीं, कहीं दूर देश में बैठा हुआ है, पाकिस्तान में बैठा हुआ है, यहाँ के बाशिंदे को डराता रहा, धमकाता रहा, वो शिकायत करता रहा, लेकिन नतीजा क्या हुआ कि एक और आतंकी की कब्र का महिमा मंडन हो गया। ये पॉसिबल कैसे हो पाया? ये प्राची जी बीजेपी की सरकार, मैं कह रहा हूँ बीजेपी की सरकार में हुआ है। आप बीजेपी वालों से पूछो ये चीज। तो देखिए हमारी सेना जिस बहादुरी से लड़ती है, उस बहादुरी से हमारी सरकार जो है उनको आदेश नहीं देती है। हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने क्यों नहीं हाफिज सईद के ऊपर जाके मिसाइल मारी? समझे नहीं आप विक्रम जी, मेरे मूल प्रश्न को नहीं समझ रहे हैं। आप मेरे मूल प्रश्न को नहीं समझ रहे हैं सर। बीजेपी से आपत्ति, बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी क्या कर रही है, इसका जवाब बीजेपी देगी, जाहिर सी बात है। लेकिन मेरा सवाल, एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरे साथ बैठे नवरंगी साहब, वो ये कह रहे हैं कि देखिए मैं बार बार शिकायत करता रहा, मैंने शिकायत की, मैंने थाने में शिकायत दर्ज करवाई, मैंने खत लिखे, उसके बावजूद कोई जवाब नहीं आया, कोई कार्रवाई नहीं, थाने से कॉल तक नहीं आया। इसकी जिम्मेदारी तो आपकी है। नहीं, आप मुझे ये बताइए सरकार किसकी, कब इन्होंने की? जब सरकार किसकी है? इन्होंने जब किया तो सरकार किसकी सरकार थी उस टाइम पे? कब किया था इन्होंने? ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी पर पूरा आरोप डाल दीजिए, पल्ला झाड़ लीजिए, कैसे हो गया इस देश में ये सब कुछ, ये इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है ना? इसके लिए कोई जिम्मेदार बीजेपी की सरकार थी तो 2015, देखिए बीजेपी की सरकार की जिम्मेदारी उनकी बनती है। इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, ये देश में हो गया। यही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक दूर बैठा हुआ अंडरवर्ल्ड का डॉन धमकी दे रहा है और उसके कहने पर, उसके इशारे पर महिमा मंडन हो रहा है उस आतंकी का जिसने 250 लोगों की जान ली, लेकिन जिम्मेदारी किसी की नहीं है। आप कहते हैं बीजेपी कह देगी शिवसेना। मैं आपको वही कह रहा हूं कि अमेरिका ने लादेन को पकड़ा, मारा और उसको समुद्र में फेंका। क्यों नहीं हमने भी ऐसा किया? क्यों उसकी डेड बॉडी को दे दिया? ये विवाद ही पैदा नहीं होता। लेकिन बीजेपी ने जानबूझ के ये सब किया कि अच्छा, बीजेपी ने वहां पर कब्र बनवा दी, बीजेपी ने वहां पर कब्र बनवा दी, उसके बाद आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप सरकार में थे, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आप देख लें वहां पर कौन फूल चढ़ा रहा है, कौन मार्बल लगा रहा है। आज मैं कह रहा हूं कि पुरातत्व विभाग सारा केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार में बीजेपी है। आप तुड़वा दो ना। बंद करिए विक्रम सिंह जी, ऐसी राजनीति को बंद कर दीजिए। ये देश का मामला है, देश के दुश्मनों का मामला है। ये उस शख्स के बारे में बात हो रही है जिसने मासूमों की जान ली थी। जिम्मेदारी को तय करना सीख लीजिए, जिम्मेदारी को तय करना सीख लीजिए। ठीक है सर, आप जवाब नहीं देंगे, मुझे नहीं लगता आप जिम्मेदारी भी समझ रहे हैं। विजय शंकर जी, कैसे दे दिया? एक आतंकी का महिमा मंडन हो जाता है। बात आ गई आपकी विक्रम सिंह जी, मेरे पास और भी मेहमान है, उनका रुख कर लूं जरा। विजय शंकर जी, एक आतंकी का महिमा मंडन हो जाता है, उसकी कब्र पर फूल चढ़ा दिए जाते हैं, सजावट हो जाती है, कानो कान किसी को खबर तक नहीं होती। जिम्मेदारी पूछने जाएं तो इसने किया, उसने किया। देखो प्राची, एक बड़े षड्यंत्र का खुलासा इस याकूब मेनन के इस कब्र से हो गया। इसके पहले बहुत सारी दरगाहें हैं जो पूजी जाती हैं, उनको बहुत चमत्कारिक ढंग से उनको बनाया गया, बड़ा किया गया और लाखों की संख्या में हिंदू वहाँ जाते हैं और उनके चमत्कार को उनको बताया जाता है। ऐसे ही एक दरगाह चिश्ती अपनी अजमेर में है, मोइनुद्दीन चिश्ती के विषय में सारा का सारा इतिहास भरा पड़ा है। लोगों को पता है कैसे हिंदू राजा की बेटी को उसने अपहरण किया और उसका धर्मांतरण किया। हजारों केस ऐसे उस पर लगे हुए हैं। लेकिन इसके बाद भी दरगाह को ऐसा महिमा मंडन किया गया कि सारे भारतवर्ष से हजारों हिंदू वहाँ पर जाते हैं, वहाँ नतमस्तक होते हैं जाकर, चूंकि उनको सच्चाई नहीं पता थी। इस याकूब मेनन के विषय में भी इतना घोर आतंकी 1993 में जाकर के कितने लोगों की हत्याएं हुई उससे, और इसके बाद उसकी उस कब्र को महिमा मंडित करने का आज तो शुरू किया गया था, आज सजाया गया था। धीरे धीरे उसके चमत्कार बाहर लाए जाते और कुछ दशाब्दियों के बाद उसका इतना चमत्कार समाज में जाता कि लोग ये भूल जाते कि ये आतंकी था, लोग उसका पूजन करना शुरू कर देते। एक पूरी श्रृंखला, अगर आप इस प्रकार की दरगाह और मज़ारों पर जाएंगे
जिनकी पूजा बड़े परिमाण पर हो रही है, तो इसी प्रकार का एक काला सच सामने सबके सामने आएगा। और मुझे लगता है कि इस कब्र से, याकूब मेनन के सजाए हुए कब्र के बाद बहुत सारे देश के ऐसे दरगाहों और मजारों का इतिहास खंगालने की आवश्यकता है। अब जरा जवाब एनसीपी से भी ले लेते हैं। फहमीदा हसन जी, आप बताइए मुझे कि ये सब कुछ होता रहा, महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, बीजेपी आरोप लगा रही है, आपने ध्यान नहीं दिया, इतनी बड़ी चूक हो कैसे गई? देश भी जानना चाहता है ये। प्राची जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि नवरंगी जी जो बात कर रहे हैं कि उनको जो लेटर आए वो 17, 18, 19 में आए, तो जब भी किसकी सरकार थी? और उनको आप पूछिए कि उनको कभी हटाया गया है। और दूसरी बात है कि अगर कब्रिस्तान में एक ही कब्र पे टाइल लगी होती थी, लाइट लगी होती थी, तो चलो समझा जाए कि भाई उसको बड़ा बनाया जाता है, लेकिन कब्रिस्तान में ऐसी बहुत सारी कब्र रहती है जिसको अपने रिश्तेदारों के लिए लेते हैं इन लोग महीने का किराया कुछ, और सजाया जाता है, और जितने भी घर वाले डेथ होती है तो उसके अंदर दफनाया जाता है। और दूसरी बात ये रही जी, कि मैं यहाँ क्लियर कर दूं आपको, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि वो कोई आम इंसान नहीं है, वो आतंकी है। आतंकी आप कह रही हैं कि सिर्फ एक कब्र की बात नहीं है, वहाँ सभी कब्रों के साथ ऐसा होता है, इस कब्र के साथ भी ऐसा हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। निषेध करते हैं प्राची जी, हम उनका समर्थन कभी नहीं करेंगे, जो भी हमारे भारत के गुनहगार है उनको। लेकिन 2015 में गृह मंत्री हमारे फडणवीस जी थे, उसके बाद 17, 18, 19 में भी वही थे। जो महाविकास आघाड़ी की सरकार आई वो अभी 19 से 22 तक का रही। उसके बाद वापस से जब बीजेपी के पास में हिजाब, नमाज, अजान का मुद्दा खत्म हो गया, तो वापस कोई ना कोई मुद्दा, एक मुसलमान का ही मुद्दा लेके क्यों खड़ी हो जाती है? नहीं फहमीदा जी, इसमें मुसलमान कहाँ से दिख गया आपको? मुझे आपत्ति है इस बात से। आपको मुसलमान कैसे दिख गया? आप धर्म कैसे ढूंढ लेती हैं? आतंकी का कोई धर्म होता है क्या? जो भारत के गुनहगार है फहमीदा जी, आतंकी का धर्म होता है क्या? कह चुकी हूँ कि जो भी भारत के गुनहगार है हम उसका निषेध करते हैं। लेकिन आज जो भी बात ये हो रही है कि एक ही कब्र को, बड़े कब्रिस्तान में ऐसी कई कब्र है जिसको टाइल लगाई गई है, जिसके ऊपर एलईडी लाइट लगाई गई है। आज जो भी अरे फहमीदा जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप सुन रही हैं? आप सुन रही हैं मैडम, आप क्या कह रही हैं? आप सुन रही हैं मैडम, आप क्या कह रही हैं? आप पहले सुनिए आप क्या कह रही हैं, उसके बाद मुझे लगता है आप समझ पाएंगी कि मैं क्यों आपत्ति जता रही हूँ। आप सबसे कैसे कंपेयर कर सकती हैं उस आतंकी को जिसने निर्दोषों को मारा, 257 जाने ली? प्राची जी, मैं वही बार बार कह रही हूँ कि आतंकी का हम निषेध करते हैं। आज हमारे जैसा सामान्य आदमी कोई भी उनकी कब्र पे नहीं जाएगा, जो भी जाता होगा उनके घर वाले जाते होंगे, सब लोग पूरा मुसलमान भारत के साथ में मुसलमान। अरे यहाँ बात ही नहीं कर रही मैं, आप मुद्दे से भटक रही हैं, आप मुद्दे से भटक रही हैं। आपको एनसीपी का पक्ष रखने के लिए बुलाया, मैंने धर्म का पक्ष रखने के लिए नहीं बुलाया है, समझ लीजिए। पहले मैंने ना मुसलमान का जिक्र किया ना हिंदू का जिक्र किया, मैंने जिक्र किया है आतंकी का, उस पर जवाब दीजिए। आतंकी को नागपुर से मुंबई लाने की परमिशन क्यों दी गई? आतंकी की इतना बड़ा काफिला लेके वापस से कब्रिस्तान तक क्यों लाया गया? जब भी गृह मंत्री हमारे माननीय देवेंद्र फडणवीस जी थे, ये जिम्मेदारी उनकी बनती थी, क्यों लाया गया? तो आप अपनी जिम्मेदारी से बच जाएंगी क्या मैडम? उन्होंने अगर गलती की तो क्या आप भी गलती करेंगी? आपको लाइसेंस मिल जाता है मैडम गलती करने का। अगर उसको दरगाह माना जाता है, अगर उसकी पूजा की जाती है तो उसको तोड़ा जाए। हमारा भी यही राय है कि अगर कोई उसको मानता है, उसको दरगाह की जैसा नहीं, तो आप कब्रिस्तान में पहली बात तो दरगाह मैडम आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच लेंगी? आप मुझे बताइए ना, तोड़ा जाए, आप बीजेपी पर सवाल उठाइए, प्रश्न करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अपनी जिम्मेदारी भी तो तय कर लीजिए, धर्म को ढूंढना तो बंद कर दीजिए। देखिए, बीजेपी के एक जो व्यक्ति है जिसको बोलते हैं किरीट सोमैया जी, 2.5 साल तक क्यों चुप बैठे थे? जब उसको एलईडी लग रही थी, जब उसमें टाइल्स लग रही थी, जब विजय शंकर जी जब भी कहाँ थे इन लोग? मतलब आपकी जिम्मेदारी कुछ नहीं है, आप दूसरे पर डाल दीजिए, करते रहिए राजनीति, करते रहिए राजनीति एक दूसरे पर डालकर।
अपनी जिम्मेदारी तय मत करिएगा। और यही विडंबना है इस देश की, ऐसे मुद्दों पर जहां सबको एक साथ आना चाहिए, एक दूसरे के कमियां ढूंढने लगते हैं। विजय शंकर जी, आपने फहमीदा हसन जी की बात सुनी, मैडम बीच में धर्म को भी लेकर आई। मैडम ने ये भी बताया कि कैसे एक ही मजार की बात नहीं है, वहां पर सारी कब्रें हैं जिन पर ये सजावटें हुई, जिन पर ये टाइल्स लगाई गई, लाइटिंग हुई। एक ही का जिक्र क्यों कर रहे हैं हम लोग? देखो ऐसा है कि अभी जो हमारी एनसीपी की बहन प्रवक्ता बोल रही थी, तो वो वो मुख्य विषय पर बात नहीं कर रही। वो कह रहे हैं कि वहाँ से नागपुर से मुंबई क्यों लाया गया। मैं कहता हूँ ये कहीं भी कब्र बनाई जाती देश में, वो उत्तर प्रदेश में बनाई जाती, दिल्ली में बनाई जाती, कहीं भी बनाई जाती, उसको सजावट करने वाले लोग पहले से तैयार हैं। एक ये एनसीपी तो उस पर मौन रहती है। एनसीपी का करैक्टर तो सारे देश के सामने है कि कैसे पाल घर में संतों की हत्याएं हुई और उसके बाद जब तक सत्ता में रहे, इसके बाद उनके हत्यारों को अभी तक कुछ भी सजा का प्रावधान नहीं हुआ, अंदर फांसी में हैंग नहीं हुआ। अब हम फिर मांग कर रहे हैं करने के लिए। तो एनसीपी का करैक्टर तो बिल्कुल साफ साफ है कि ये आतंकियों के साथ खड़े होते हैं, आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। ये पूरे देश को पता है। एक मिनट रुक जाइए। आपने कहा कि सारा देश मुसलमानों के साथ है, यानी इसका मतलब हिंदुओं के विरोध में है। नहीं, आपने कहा कि सारा देश मुसलमानों के साथ है, इसका मतलब सारा देश हिंदुओं के विरोध में है। हिंदुओं के यही कहना चाहती है कि हिंदुओं के विरोध में है। ये देखो ऐसे नहीं। आपने जो कहा, आपने कहा, मैं कहता हूं जैसे एक बात है, कोई आतंकी है वो कहीं का भी है, आप जब वो आतंकी घोषित होता है तो कहते हैं आतंक का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन जब इस प्रकार की बात होती है तो आतंकी का धर्म हो जाता है। एक बात पर टिके रहिए कि आतंकी का धर्म होता है या नहीं होता है। किसी आतंकी का कभी धर्म ही नहीं होता है। मैंने यही बात कही है कि अगर एक कब्र तो फिर आप क्यों कह रही हैं? फिर क्यों कह रही हैं आप? फिर क्यों कह रही हैं आप? हम कहते हैं बाकी कब्रों में क्या होता है वो विषय नहीं है। आतंकी के कब्र पर सजावट क्यों हुई उसका विरोध करिए ना, आप उसका विरोध करिए। आप किसी राजनीतिक पार्टी पर आपका राजनीतिक विद्वेष है, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2021 में हुआ, आप नवरंगी जी से उसका जवाब लीजिए कि ये मैं बहन कोई भी राजनीतिक सत्ता हो उसकी बात नहीं कह रहा हूँ। आप किसी को भी कोसिए, मैं कहता हूँ इस घटना पर उसका विरोध क्यों नहीं करते आप? अरे मैं कह रहा हूँ उसका विरोध करने की ताकत आपके अंदर क्यों नहीं है कि आपका वोट बैंक खिसक जाएगा? यानी वोट बैंक बनाने के चक्कर देश को गर्त में डाल देंगे आप। 17, 18, 19 में हुआ या 20-21 में हुआ? मैं सब पूछ लूंगी मैडम, मैं सब पूछ लूंगी। मेरी बहन पेंडेमिक के अंदर कब्रिस्तान में कोई काम नहीं होता था, मैयत भी दफनाने के लिए जाना पड़ता था, पूछने के लिए परमिशन लेना पड़ता था। तो 20 और 21 में महाविकास आघाड़ी की सरकार में कैसे हो सकता है? नवरंगी जी से इसका जवाब लीजिए कि ये 17, 18, 19। अरे मैं जवाब ले लूंगी, आप अपना तो जवाब दीजिए। मैं तो जवाब ले लूंगी, आप अपना तो जवाब दीजिए। इधर उधर की सारी बातें कर ली, धर्म भी बीच में लेकर आ गई, बीजेपी को कोस लिया आपने पानी पी के। अपनी जिम्मेदारी कब बताएंगी? कैसे आपने कह दिया कि वहां पर सारी कब्रें और एक ही कब्र का हम लोग जिक्र क्यों कर रहे हैं? कब हुआ? आप पहले सुनिए, फहमीदा हसन जी, आप पहले सुनिए और उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, तब आप जवाब दीजिएगा। आप सुनिए कि आप क्या साउंड कर रही हैं और आपके बयानों में क्या कॉन्ट्रडिक्शन है। आप पहले सुनिए। नवरंगी जी, ये जो पूरा मामला हो रहा है, जिस तरीके से आपको धमकी आई, आपने बार बार शिकायत की जिसकी सरकार थी, किसकी सरकार थी, लेकिन जिम्मेदार तो प्रशासन था। उसके बाद अब जब आप सबके सामने आए हैं, अभी कोई शिकायत लॉन्च हुई, आपने आगे कुछ बताया कि आपके साथ क्या क्या हुआ, या फिर से संपर्क करने की कोशिश की गई आपसे, जो आप कह रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड की तरफ से धमकी थी? नहीं, अभी तो मेरे से कोई संपर्क नहीं है, क्योंकि जो है उन लोग ने चीज़ को अप्रोच कर लिया ना। इनका प्लान ही यही था कि इन्होंने मेरे को 2020 में अप्रोच करे और फिर बाद में 21 पे एफआईआर होने के बाद में मैं 21 के बाद में मैं ट्रस्ट में गया ही नहीं, और ट्रस्ट वाले लोग ने इसके ऊपर जो इनको ब्यूटिफिकेशन के स्टे दे दिया अभी 2021 में। और लेकिन मसला जो चल रहा था वो 19-20 से उन लोग जो है वो पीछे पड़े थे। मैं 19-20 में कंप्लेंट डालता था, मैंने 19-20 में जो है वो LT मार्क में और ATS में कंप्लेंट की थी, और 24/1/2020 में मैं जो है मुमरा पुलिस स्टेशन में NC किया था। ठीक। और 6/1/2020 में मैंने ATS में और वगैरह जो
पुलिस स्टेशन है, कमिश्नर ऑफिस में भी मैंने 2020 के अंदर जो है वो कंप्लेंट की थी कि ऐसा ऐसा मुझको धमकी आ रही है। तो उसके बाद में कोई रिप्लाई नहीं आया, तो फिर मैं कुछ कर नहीं पाया। रिप्लाई नहीं आया, आप कुछ कर नहीं पाए, अभी आपको कोई अप्रोच नहीं है, लेकिन उसके बाद जो हुआ उस पर चर्चा कर रहे हैं और बड़ा दुख हो रहा है कि कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है। विक्रम सिंह जी, नहीं लगता आपको कि ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर हमें जिम्मेदारी तो कम से कम तय कर लेनी चाहिए? अपने अपने जो लूप होल्स हैं कम से कम उन पे तो बात कर लेनी चाहिए। दूसरे पर उछालते रहिए कीचड़, उसकी कमियां ढूंढते रहिए, लेकिन अपनी कमी नहीं ढूंढनी चाहिए क्या में? प्राची जी देखिए, आप देखिए कौन आतंकियों के साथ है। एक आतंकी की डेड बॉडी क्यों दी, और आतंकियों को पाकिस्तान छोड़ के आते थे, छोड़ के आते हैं। कितने और आतंकियों के साथ इनके जो कनेक्शन निकलते, बीजेपी वाले लोगों के निकलते हैं। तो आप मुझे बताइए, जिम्मेवारी तो इनको समझनी चाहिए। इनकी सरकार है, ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये सारे कुछ चीज को, विवाद को ये खत्म करना चाहते नहीं, चाहते हैं कि और विवाद हो। ये अगर डेड बॉडी उस टाइम नहीं देते तो आज ये विवाद ही नहीं होना था। लेकिन बीजेपी की स्ट्रेटेजी यही है कि वो ऐसे काम करती है कि आगे चल के वो चीज विवाद, उन पे विवाद हो, और यही ये सब हो रहा है। तो जिम्मेवारी तो इनको समझनी चाहिए। आप बताइए कि आतंकियों के साथ कौन है? किसकी सरकार थी? देखिए 2020 का, इससे पहले का मामला है। 2020 में किसकी सरकार थी? अभी आप भी और आपकी सरकार में साथी रही फहीदा हसन जी बार बार कह रही थी कि पूछिए शिकायत कब लॉन्च की थी, पूछिए उनसे। 2020 में किसकी सरकार थी? 19 नहीं, उनको फांसी कब दी गई थी? 2020 में किसकी सरकार थी? जवाब दीजिए ना। देखिए सरकार तो बीजेपी की है, मैं कह रहा हूँ बीजेपी की है, वो तुड़वा दो। हम तो कह रहे हैं तुड़वा दो। अरे अभी क्या होगा, आप छोड़िए ना, आप मुझे बताइए 2020 में किसकी सरकार थी? उस जिम्मेदारी को तो तय कर लीजिए। तो 2020 में उनको 2020 में डेड बॉडी कहाँ दी थी? जब फांसी हुई थी तब। आप चर्चा को नहीं समझ रहे हैं क्या विक्रम सिंह जी? आप एक ही बात को पकड़ कर बैठ गए सर। बीजेपी उसका जवाब देगी, बीजेपी पर तमाम सवाल उठाइए, लेकिन आप पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसका जवाब कौन देगा? मैं किससे पूछूं? आप मुझे बताइए, मैं किससे पूछूं कि 2020 में जब नवरंगे जी ने शिकायत दर्ज करवाई, कमिश्नर ऑफिस तक गए, तो उनकी शिकायत को क्यों नहीं सुना? मैं किससे पूछूं बताइए? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये सारा कुछ पुरातत्व विभाग के उसमें दायरे में आता है। आप तुड़वा दो ना सारी। अरे कैसी बात कर रहे हैं सर? कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो भी आतंकी है, कमिश्नर ऑफ पुलिस को शिकायत कर रहे हैं वो, जो भी बाहर से आक्रांत आए थे यहाँ पे। मैं आम की बात कर रही हूँ, आप इमली पर मत जाइए। उनकी जो कब्र, मैं आम की बात कर रही हूँ, इमली पर मत जाइए, टॉपिक पर रहिए। अरे तो आप इस बात का जवाब दीजिए ना। 2020 में जब शिकायत दर्ज करवाई थी, आप सरकार में थे कि नहीं? अभी विजय नहीं तो नहीं, हम थे, लेकिन एक चीज आप क्या ये बताइए कि आप क्या उस चीज किया को, आपकी सरकार? आप उस चीज को, अच्छा आप उस चीज को क्यों नहीं मान रहे कि जब उनको फांसी दी गई तो उनको डेड बॉडी? अरे सर, मैं कौन होती हूँ मानने या नहीं मानने वाली? मेरा काम है सवाल करना। ये सवाल, मेरा काम है सवाल करना। मैं तो आपसे सवाल ही तो कर रही हूँ, मैं आप पर थोप थोड़ी ना रही हूँ। मेरे मन में एक सवाल आया कि 2020 में एक शिकायत दर्ज करवाई गई, उस 2020 की शिकायत का क्या हुआ? आप थे सरकार में, मैं आपसे पूछूंगी। देखिए हमारी सरकार में सब कुछ होता, लेकिन सरकार हमारी, चलो आगे हमारी सरकार नहीं चल पाई, लेकिन जो सरकार चला रहे हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है कि नहीं? अपनी जिम्मेदारी नहीं बनेगी कोई आपकी? नहीं, हमारी जिम्मेदारी हम तो करते, हमने जो करना था हम तो करते, लेकिन क्या किया आपने? हमारी सरकार अभी तक सर इतनी देर की मेरी चर्चा निकल गई, अपनी जिम्मेदारी को लेकर एक शब्द नहीं बोला आपने। देखिए हमारी सरकार चलने नहीं दी प्राची जी, हमारी सरकार चलने नहीं दी बीजेपी ने। जो हम करना चाह रहे थे हमारी सरकार ये चलने नहीं दे रहे थे, और अब इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार ये बोलते हैं, तो भी ये करें, इनको कौन रोक रहा है? ठीक है, आप अपनी जिम्मेदारी पर नहीं बोलेंगे ना, अपनी जिम्मेदारी पर खामोशी, एकदम साइलेंस, हमारी जिम्मेदारी एकदम साइलेंस है ना। बीजेपी पर आपने बहुत कीचड़ उछाली है। बीजेपी से सवाल मैं पूछ लेती हूँ, उनकी प्रवक्ता आ गए सर, रुकिए ना, इतने सारे सवाल इकट्ठा हैं। हसन जी ने भी कहा और आपने भी कहा। आसिफ भामला साहब हमारे साथ हैं। आसिफ जी, सवाल आपसे सीधा सीधा ये पूछा जा रहा है कि भाई उसकी डेड बॉडी को देने के जिम्मेदार तो आप है ना, क्यों भिजवाई आपने डेड बॉडी? देखिए, डेड बॉडी जब मृत्यु हो जाती है तो उसका शव उनके आखिरी जो है विधि के लिए उनको हर परिवार को दिया जाता है, चाहे वो आतंकवादी हो या अन्य को हो। ये एक परंपरा है और ये देश का संविधान में ये बात शामिल है। वो देने के बाद उनको ये आदेश दिया गया था कि उसको, उसकी जो शरीर है, जो शव है उसका, उसको पानी में
जो है बहा दिया जाए, न कि उसका महिमा मंडल किया जाए, न कि उधर एक कब्र बनाकर एक मकबरा बनाया जाए। जो इनके कार्यकाल में 2.5 साल के जो इस कार्यकाल में हुआ, ये जो कब्र को जो सजाया और रिझाया गया है, क्योंकि इनके मंत्री जो है, अगर आप मुझे बताइए, टाइगर मेमन जैसा आदमी जो एक खूंखार जो है आतंकवादी है, वहां से फोन करके यहाँ की सरकार को धमका रहा है। और तो और इनका खुद का एक गृह मंत्री, इसके पहले वाले वो अभी जेल में है। दूसरे जो उनके मंत्री जो अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट के जो इंचार्ज थे, जिसके हाथ में वक्फ बोर्ड था, उनकी ये जिम्मेदारी थी। आज ट्रस्टीज को दबाव देकर कहीं ना कहीं ये एलईडी लाइट्स और ये जो उजागर करके उसको एक मार्टेर बनाने की कोशिश किया है। ये एमवीए की सरकार भी किया उन्होंने। आज देखिए, आप तुरंत, क्योंकि देखिए मैं लेट आया, मुझे बोलने का मौका दीजिए। आज तुरंत देवेंद्र फडणवीस जी ने उच्च स्तरीय जांच की, उन्होंने अपना इन्फॉर्म किया है कि भाई आप इस पे पूरी जांच करिए और जो भी डिटेल्स है इस किस्म की लाचारी आतंकवादियों की, जिन्होंने कई लोगों को, जिनके देखिए जो मरे वो मुसलमान भी है, मैं भी एक मुसलमान हूं, जो मरे वो हर मजहब के, उसमें से कोई जो आतंकवादी उसका कोई मजहब नहीं होता। आतंकवादी स्वयं एक मजहब है वो अपने आप में, और उन्होंने कई लोगों को शहीद किया, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो। और ऐसे लोगों की हम महिमा मंडल करके उनके जो कब्रों को जो है हम एक मकबरा बनाए, एक ऐसी जगह बनाए। और आप देखिए ना, उनके घर से नजदीक उनका कब्रिस्तान है। नहीं आसिफ जी, सवाल इस बात को लेकर है ना, सुनिए ना सर, सवाल इस बात को लेकर है कि एक शख्स जिसे बार बार अंडरवर्ल्ड से धमकी मिलती रही, उस पर दबाव बनाया गया कि याकूब मेमन की कब्र को सजा दीजिए। वो शिकायत करता रहा, पुलिस में जाता रहा। आपकी भी सरकार थी, उसके बाद जब दूसरी सरकार आई तब भी शिकायत की गई। क्यों नहीं सुना आपने? किस बात का डर होता है? सौंदर्यकरण जो है, सुनिए प्राची जी, सौंदर्यकरण जो है पिछले 2.5 साल के दौरान हुआ है। अगर आप ये जाने, अगर आप उस साइट को देखें, आप तो खैर मैं बात ही नहीं कर रही सौंदर्यकरण की इस वक्त सर, मैं सौंदर्यकरण की बात नहीं कर रही। मुझे पता है आप पूरी तरीके से कोसेंगे महाविकास आघाड़ी सरकार को, वो बैठे हैं, वो भी जवाब देने को तैयार नहीं है। मेरे साथ बैठे हैं कब्रिस्तान ट्रस्ट के पूर्व सदस्य। सुनिए सर, वैसे ही आप लेट से आए, एक सेकंड सुन लीजिए। मेरे साथ बैठे हैं पूर्व सदस्य कब्रिस्तान ट्रस्ट के, जो ये कह रहे हैं कि उनको बार बार धमकियां आती रही अंडरवर्ल्ड से। सुनिए ना, सुन तो लीजिए, अंडरवर्ल्ड से, और वो शिकायत दर्ज करवाते रहे। चाहे आपकी सरकार हो, 2019-18 की बात कर रहे हैं, चाहे 2020 की बात कर लें जब महाविकास आघाड़ी सरकार थी, किसी ने सुनी नहीं उनकी। कोई एक्शन नहीं अंडरवर्ल्ड पर, चुप हो गए एकदम, सब खामोश। क्यों? अंडरवर्ल्ड का और खाकमा सिर्फ अंडरवर्ल्ड का ही नहीं, और पाकिस्तान का खाकमा अगर आपने देखा है तो किसी ने किया है तो मोदी जी के राज में हुआ है। आज उनकी हिम्मत नहीं है। आप देखिए जो राइट्स जो ये सब हुआ करते थे, ये सब पिछली सरकारों में ये मुनासिब था। आज तो ये तस्वुर भी नहीं कर सकते, ये अपने ख्याल में भी नहीं सोच सकते कि भारतीय जनता पार्टी के राज और शासनकाल में ये हो सकता है। तो हमारे लेकिन उसी देश में पाकिस्तान में बैठा हुआ एक आतंकी एक आम नागरिक को धमकी देता रहा, और उस धमकी के बाद एक कब्र का महिमा मंडन होना शुरू हो गया। किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। फहमीदा जी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे कि नहीं समझेंगे, या सब एक दूसरे को पानी पी के कोसते रहेंगे? यही शिवसेना है और यही महाविकास आघाड़ी है जो इसके लिए जिम्मेदार है। प्राची जी, इन्होंने शिकायत की 2020 में, और 23 मार्च 2020 से अपना पेंडेमिक शुरू हो गया। 2 साल तक का पेंडेमिक रहा, जब भी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार थी। तो सबसे पहले मुझे लगता है, देखिए, मैं किसी का भी आतंकवादियों का कभी भी समर्थन नहीं करूंगी, फिर वो कोई भी हो, लेकिन ये इन्होंने जब शिकायत की उसके बाद में मुझे लगता है कि जो पेंडेमिक हुआ, तो पेंडेमिक में सब देश इसमें ऑक्सीजन की कमी, लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाना, उसके अंदर बिजी हो गए हैं। तो शायद मुझे लगता है इनकी शिकायत पे किसी ने भी, इन्होंने फिर बाहर निकलना सबका बंद था, इन्होंने भी इतना गंभीर मसला है मैडम, शायद एक आतंकवादी को जो करना चाहो करने दिया। हमने पेंडेमिक में उन लोगों का 250 जाने गई है,
250 लोगों की जाने गई है इस आतंकवादी कांड में। हमारे देश के वो निर्दोष लोगों की जाने ली दफनाने के लिए और आप कह रहे हैं पैंडेमिक में थी। उसके बाद हैरत हो रही है, मुझे हैरत हो रही है कि आप ये कह रहे हैं कि वो पैंडेमिक में बिजी थे। अरे इससे बड़ा पैंडेमिक क्या हो सकता है? इससे बड़ा पैंडेमिक क्या हो सकता है? इससे बड़ा इसकी जांच होनी चाहिए। कानून और कायदे का खिलवाड़ क्या हो सकता है इस देश में? ये शर्म की बात है। आप एक सरकार में हो और आपके खुद के मंत्री जो है दाऊद से कनेक्शन, आपके खुद के मंत्री जो है दाऊद से रिश्ते रखते हैं। आप आसिफ जी, जेल में है, आपके दो मंत्री। आसिफ जी और फहमीदा जी सुनिए, आसिफ जी और फहमीदा जी रुकिए ना, एक एक करके बात करते हैं ना सर। बड़े स्पष्ट सवालों को रखेंगे, एक सेकेंड बड़ा रखेंगे स्पष्ट सवालों को सर। सियासत होती रहेगी, आरोप प्रत्यारोप करते रहिएगा। सुनिए मेरी बात, सुनिए ना, अरे सुनिए ना, नवरंगे जी के पास चलते हैं। वो कुछ कहना चाह रहे हैं सर, उन पर बीती है ना। अंडरवर्ल्ड से धमकी उनको आई थी, टाइगर मेमन के नाम से धमकी उनको आई थी। जरा सुन लें वो क्या कह रहे हैं नवरंगे जी। किनको? मैं बताना चाह रहा हूँ कि 2-4 महीने पहले भी मुझको धमकी आई थी। अब मेरे को मेरी जान की जो है ना वो धमकी दी जा रही है कि अगर तुमने अगर कुछ किया, कुछ बोला, जैसा भी मैंने जो कंप्लेंट्स वगैरह की थी, एविडेंस वगैरह अगर आपने कुछ चीज़ें दी है तो आपकी जान को आपकी जान की बोले मतलब मेरे को मेरी जान की परवाह है। उन लोग ने मुझको मेरी जान की धमकी दी है। कब दिया ये धमकी? तो इसके ऊपर भी संज्ञान लिया जाए। आज मैं इंटरव्यू पे बैठा हूँ कि कल मेरे साथ में क्या हो जाएगा। ठीक है आसिफ जी, सुरक्षा का भरोसा दिला दीजिए जरा। राउफ मेमन के साथ में इन्वॉल्व है। अब तो आपकी सरकार है, अगर अंडरवर्ल्ड की कुछ गतिविधियां हो रही हैं उसके गुर्गे अगर भाई मैं आपसे दहशत फैला रहे हैं करना चाह रहा हूं, आपको धमकी कब आई और किसने धमकी दी, मैं ये जानना चाह रहा हूं। और किस लिए धमकी मिली? देखो धमकी जो है ना ये राउफ मेमन की तरफ से आती है कि भाई से बात कर ले। नहीं, किस लिए, क्या बात करने के लिए? मुमरा के अंदर किसी को भी आसिफ जी पूरा मसला के वो ऊपर बता से चुके हैं। क्या जो कवर का मामला है, तू खामोश हो जा, क्योंकि मैंने इनके ऊपर है ना वॉक बोर्ड के अंदर भी कंप्लेंट की थी। वॉक बोर्ड से भी मुझको कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं औरंगाबाद में वॉक बोर्ड के अंदर कंप्लेंट किया था। नहीं जलील भाई, ये मुझे बताइए कि ये कब्र का जो सौंदर्यकरण हुआ ये कब हुआ? ये कितने समय पहले की बात आप कर रहे हो? ये कब हुआ ये पूरा, ये जो आप बोल रहे हो? ये सौंदर्यकरण तो जो है ना उन्होंने ही बताया, क्योंकि मैं 2021 के बाद से जो है जब मेरे को एफआईआर होने के बाद में मैं ट्रस्ट में गया नहीं। 19 मार्च का एफआईआर भी 2020 में मैंने कंप्लेंट किया। उसके बाद मेरी कंप्लेंट नहीं सुनते हुए जो है पुलिस ने जो है उनकी बात सुनते हुए मुझ पे एफआईआर जो कर दिया कि उन्होंने एक झूठा इल्जाम लगा दिया 3 लाख रुपए लिए मेरे ब्यूटिफिकेशन के। ठीक है, उनका ये कंसर्न है। मैं सिंपलीफाई कर देती हूँ सर, वक्त जा रहा है, मैं सिंपलीफाई कर देती हूँ। आसिफ जी सुनिए, आसिफ जी सुनिए ना, मैं सिंपल सर वक्त चला जाएगा, मैं सवालों के जवाब नहीं ले पाऊंगी। मैं उनको आश्वासन देना चाह रहा हूँ। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे आदरणीय गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है। आपको यदि कोई भी ऐसी किस्म की धमकी आए या कोई भी किस्म की परेशानी आए, मेरा नंबर आप लीजिए स्वयं, हम स्वयं, क्योंकि ये देखिए ये सबका साथ सबका विकास वाली सरकार है। यदि आपको आगे कोई भी फोन आए आप कंप्लेंट करिए, यहाँ पे सीपी है। ठीक है, चलिए सर, आपने ये भरोसा दिला दिया, आपने भरोसा दिला दिया कि आप जो है सुरक्षा देंगे, आप उनकी मदद करेंगे। लेकिन फिर भी जो मूल प्रश्न था ना सर मेरी चर्चा का, उसका जवाब मुझे नहीं मिल पाया। और ये मुझे बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मसला देश से जुड़ा हुआ था। ये मसला उस आतंकी से जुड़ा हुआ था जिसने 257 निर्दोष लोगों की जान ली। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे, लेकिन कौन जिम्मेदार है किसी ने जवाब नहीं दिया। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।